हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। वेलकम टू स्टडी हब। सो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस जो भी क्लासेस हैं, आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आज के क्या है? पहला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है? ऑप्शन ए है शैक्षिक तकनीकी प्रथम, ऑप्शन बी है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, ऑप्शन सी है प्रणाली उपागम एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, या हार्डवेयर को और किस नामों से जाना जाता है? क्या ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट के अंतर्गत आता है, या हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड के अंतर्गत आता है, या सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत आता है? तो हालांकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बट इसके बारे में अभी डीपली नॉलेज नहीं है। तो हम अब आज की जो टॉपिक है वो यही देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी क्या है, शैक्षिक तकनीकी के उपागम क्या है, अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, बेसिकली जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर होता है शैक्षिक तकनीकी प्रथम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी कैसे हुआ है इसको हम डिटेल में जानेंगे। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम अप्रोच क्या होता है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैक्षिक तकनीकी के उपागम, अप्रोच ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे उपागम का यूज हुआ है। शैक्षिक तकनीकी के उपागम क्या है, उससे क्या तात्पर्य है, इसको जानते हैं। तो देखिए, पहले जब भी शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का यूज होता था तो टेक्नोलॉजी को कोई मतलब स्पेशल या फिर उस पर ज़्यादा महत्व उसको नहीं दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जो है इसको एक सिस्टम के तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में कंपलसरी और एक सिस्टम बन गया इसका, और एक उपागम के रूप में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसको जो है एक आपके साइंटिस्ट थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक कह लीजिए, लुम्सडेन। कौन थे? लुम्सडेन। इनके अकॉर्डिंग जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टोटल 3 अप्रोच होते हैं। इन्होंने कितने अप्रोच बताए हैं? 3 उपागम इन्होंने बताया है। ठीक है, कौन कौन से हैं आइए डिटेल में देखेंगे। पहला जो है वो है कठोर शिल्प उपागम। क्या है? कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर अप्रोच। दूसरा है कोमल शिल्प उपागम, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। एंड थर्ड है प्रणाली उपागम, जिसे हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच। कितने होते हैं देखिए, शैक्षिक तकनीकी के उपागम अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किसने बताया था? लुम्सडेन ने जो है 3 प्रकार के शैक्षिक तकनीकी के उन्होंने उपागम बताए थे। पहला हो जाएगा आपका कठोर शिल्प उपागम, दूसरा हो जाएगा कोमल शिल्प उपागम, तीसरा हो जाएगा आपका प्रणाली उपागम। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अब देखिए, पहला जो है वो हो जाएगा आपका कठोर शिल्प उपागम, जिसको जो है दूसरे नाम से जानते हैं शैक्षिक तकनीकी प्रथम। क्या बोलते हैं इसको? शैक्षिक तकनीकी प्रथम, या कह सकते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, इसके कुछ अदर नेम देख लीजिए, अदर्स नेम ऑफ हार्डवेयर अप्रोच। हार्डवेयर उपागम के अलग अलग नाम अगर आ जाता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर मशीनी प्रणाली आता है, मशीनी प्रणाली या दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सब जो है हार्डवेयर उपागम के ही अन्य नाम हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब ये हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर उपागम का प्रयोग किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, शिक्षा को देखिए यंत्रों या मशीनों की सहायता से शिक्षा को सरल तथा सुगम बनाने के लिए क्या किया जाता है? कठोर उपागम या कठोर शिल्प उपागम का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चों के लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे आसानी से सीख सकें। इसलिए जो है हार्डवेयर उपागम का प्रयोग किया जाता है। अब हार्डवेयर के अंतर्गत वे उपकरण आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है जितने भी आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जो भी दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं वो आते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया।
ठीक है। वीडियो प्लेयर हो गया, टेलीविज़न हो गया और कंप्यूटर, ये सारे जो है आपके हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। चलिए अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि शैक्षिक तकनीकी के उपागम जो हैं वो 3 होते हैं। किसने बताया था? लुम्सडेन ने बताया था। वो 3 कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर उपागम, ठीक है, हार्डवेयर अप्रोच, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड तीसरा होता है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, तो अभी आपने जो है डिफिनीशन भी देखा कि हार्डवेयर अप्रोच को और किन नामों से जानते हैं, तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम के नाम से हार्डवेयर को जानते हैं, और हार्डवेयर को हम दृश्य श्रव्य सामग्री भी कहते हैं, और साथ ही साथ उसे हम मशीनी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इस तकनीकी का संबंध जो है ज्ञान के संचय, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान के प्रसार से है। ठीक है, दूसरा जो है इस तकनीकी के द्वारा जो है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में इसका जो है प्रमुख भूमिका है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग में जो है हार्डवेयर अप्रोच का जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व भूमिका है, इनका जो है इम्पोर्टेंस है। ताकि अभी डिस्टेंस लर्निंग में आप देख लीजिए कि ये यूट्यूब ही देख लीजिए फॉर एग्जांपल, ये क्या है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देखिए कि जन अनुदेशन के साथ साथ व्यक्तिगत अनुदेशन में भी सहायक। ठीक है, व्यक्तिगत यानी कि प्रत्येक बच्चा अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार सीख सकता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर उपागम के अनुसार जो है बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपने गति के अनुसार सीख सकते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो उपागम है नेक्स्ट, कोमल शिल्प उपागम। क्या है? कोमल शिल्प उपागम, जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर अप्रोच। चलिए इसको देखते हैं। इस उपागम को अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली कहते हैं या शिक्षण विधि प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए। तो इस तकनीकी के अंतर्गत कार्य विश्लेषण, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखना, छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार का परीक्षण करना, पुनर्बलन देना एवं शिक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना आदि क्रियाओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपका सॉफ्टवेयर जो उपागम है, सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है वो थ्योरी बेस्ड होता है, ये मनोवैज्ञानिक होता है, और ये छात्रों को व्यवहारिक तौर पे जो है उनके व्यवहार परिवर्तन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग हमेशा हार्डवेयर के साथ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस तकनीकी का संबंध शिक्षा प्रक्रिया के इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस तीनों पक्षों के विकास से है। क्या है? इस तकनीकी का संबंध जो है शिक्षा प्रक्रिया, जो एजुकेशन का प्रोसेस होता है, क्या क्या? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। ठीक है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया, इन तीनों पक्ष के विकास से होता है। आई बात समझ में? यानी कि जो है ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक को आधार मान के सॉफ्टवेयर उपागम को यूज़ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह उपागम मूलतः अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है। मैंने अभी बताया कि बच्चों के जो है लर्निंग, जो बच्चों की लर्निंग है वो मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है आधारित होती है, क्योंकि बच्चों के व्यवहार को देख के, बच्चों की रुचि को देख के जो है सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर उपागम का। ठीक है, नेक्स्ट है कि छात्रों में वंचित व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रेरित किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अनुसार बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन भी किया जाता है, एंड एक व्यवहारिक विज्ञान है जो आपका सॉफ्टवेयर उपागम है, वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि पाठ्यवस्तु को सुव्यवस्थित बनाना ताकि विद्यार्थी सरलता से सीख सकें। सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत हम पाठ्यवस्तु को क्या बनाते हैं? काफ़ी सरल और सुव्यवस्थित बनाते हैं, ताकि बच्चे जो है आसानी से उसे सीख सकें, उनके लर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है आपको, हार्डवेयर उपागम और सॉफ्टवेयर क्लियर है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है आपका सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच देखते हैं। चलिए उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कठोर तथा कोमल शिल्प उपागम की आवश्यकता, महत्व
और उपयोगिता। ठीक है, सिस्टम अप्रोच पढ़ने से पहले हम इन दोनों की आवश्यकता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इनके महत्व क्या है और इनकी उपयोगिता, कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में हार्डवेयर के उपकरणों के उपयोग द्वारा, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली क्यों किया जाता है, ताकि पाठ्य वस्तु के प्रभावी प्रस्तुतिकरण में ये सहायक होते हैं। ठीक है, अध्यापक पाठ्य वस्तु के प्रभावी प्रस्तुतिकरण में सहायता प्राप्त करता है, किसके थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बच्चों को कुछ समझाना हो तो हम टेलीविज़न मतलब कि दूरदर्शन वगैरह के थ्रू या कह सकते हैं कि मॉडल चार्ट वगैरह प्रस्तुत करके हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्य वस्तु के प्रभावी प्रस्तुतिकरण में टीचर्स क्या करते हैं, सहायता लेते हैं हार्डवेयर का। वहीं अगर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के उपयोग द्वारा शिक्षण सामग्री को मनोविज्ञान आधारित अधिगम सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप देकर प्रदर्शित किया जाता है। और सॉफ्टवेयर उपागम में हम बच्चों के व्यवहारिक तौर पे बच्चों की किस में रुचि है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देख लीजिए। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उपागम का प्रयोग हम करते हैं किसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता तथा दक्षता में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्यों, व्यक्तिगत अन्वेषण की व्यवस्था भी हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपागम के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्चतम परिणामों की प्राप्ति हेतु शिक्षा प्रणाली का विकास करना। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य दूरी को कम करना। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह ही देख लीजिए, आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि कितने ईजिली तरीके से जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी हो जाता है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पढ़ना है, या फिर टीचर्स बच्चों के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं और आप लोग भी आसानी से दूर रह के डिस्टेंस लर्निंग में ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये आप लोग आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया का प्रयोग। ठीक है, मल्टीमीडिया का प्रयोग भी इन्हीं के थ्रू हुआ है। एंड नेक्स्ट है आपका कि शैक्षिक प्रबंधन की दक्षता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि। ठीक है, सो ये जो है कुछ इनके उपयोगिता है, महत्व है, जहाँ पे इनका यूज किया जाता है, यानी कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, अगेन मैं बता रही हूँ, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी नए स्टूडेंट हैं आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। थर्ड आपका आ गया प्रणाली उपागम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक तकनीकी तृतीय। ठीक, अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय किसे कहते हैं, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। आपको सिंपल याद करने का मैं ट्रिक बताती हूँ। तो देखिए सेकंड, ठीक है, सेकंड एंड सॉफ्टवेयर, एस फॉर सेकंड, एस फॉर सॉफ्टवेयर, सिंपल है। एंड थर्ड में तो आपका यही आ जाता है, सिस्टम अप्रोच में जो थर्ड है वो आपका सिस्टम अप्रोच होगा, और फर्स्ट में आपका हार्डवेयर आ जाता है। ठीक है, देखिए पहला आप जो भी कोई काम करते हैं वो काफ़ी हार्ड होता है, मतलब आप स्टार्टिंग में जो है कोई भी काम करते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार मेरे से तो होगा ही नहीं, काफ़ी हार्ड है। ठीक है, तो पहले आपको माइंड में बस इतना याद रखिए, मैं बस ट्रिक के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज आपको अभी तक तो याद हो गया होगा कि हार्डवेयर जो है वो उसको हम कहेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी प्रथम बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कि जो प्रणाली उपागम है वो क्या होता है। शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु, अब उस देखिए जो सॉफ्टवेयर था और हार्डवेयर उसके अनुसार तो हम लोग व्यवस्था कर रहे थे चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करना है ताकि जो है लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आसानी से चल सके। अब उसके दौरान जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी तो करना है, तो किसके थ्रू करेंगे, तो प्रणाली उपागम के थ्रू। ठीक है, तो शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु उचित निर्णय लेने में क्या होता है, सहायक होता है। एंड नेक्स्ट है कि प्रणाली उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग उचित प्रबंधन तथा नियंत्रण पर केंद्रित होता है। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, बेसिकली मैनेजमेंट के लिए और कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ताकि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मैनेज होकर चलें, जो भी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित हों, कंट्रोल्ड हों। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, प्रणाली से तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, प्रणाली का मतलब ये सिस्टम,
यानी कि सुव्यवस्थित समग्र से है, ठीक है, यानी कि फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि सब कुछ एक सिस्टमेटिक हो, एक सिस्टम से हो। समझ में आया? चलिए अब इसके कुछ हम पैरामीटर्स देख लेते हैं। अब इसके जो है इस सिस्टम के भी कुछ उप सिस्टम हैं, उपविषय हैं, उसको देख लीजिए। पैरामीटर्स ऑफ सिस्टम। तो देयर आर 4 पैरामीटर्स ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम के, किसी भी प्रणाली के 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इनपुट, अदा, जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है प्रोसेस, जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं। तीसरा होता है आउटपुट, जिसे प्रदा कहा जाता है। एंड फोर्थ है वो हो गया इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, जिसे प्रणाली संदर्भ कहते हैं। आई बात समझ में? तो पैरामीटर कितने होते हैं सिस्टम में? किसी भी प्रणाली के जो है 4 टोटल पैरामीटर होते हैं, जिसको शायद हिंदी में प्रचाल कहते हैं, ठीक है, प्रचल या प्रचाल करके ऐसे कुछ है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो है सिस्टम के 4 पैरामीटर, इसको याद रखिएगा। अदा, प्रदा और प्रक्रिया, और साथ ही साथ पर्यावरणीय संदर्भ। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं कि अदा क्या है, प्रक्रिया क्या है और प्रदा क्या है। चलिए देख लेते हैं। अदा से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं तथा मानवीय स्रोतों से है जो किसी भी प्रणाली की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो अदा का क्या मतलब हो गया? अदा यानी कि इनपुट की बात की जा रही है, ठीक है। पहले आप एक एक करके देख लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल दूंगी जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है और आप लोग काफ़ी अच्छे से उसके थ्रू समझ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस में आपका आ जाता है जिसके दौरान इनपुट में आवश्यक परिवर्तन लाए जाते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? प्रोसेस हो गया। आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है वो आउटपुट है। यहाँ पे तो शिक्षा के बारे में बात की जा रही है, लेकिन मैं अगर सिंपल आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपका मन, सबका फेवरेट होता है वैसे चाय वगैरह, तो आपका मन हो गया चाय पीने के लिए, तो अगर आप जाते, उसके लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा, है कि नहीं? पहले आप उसमें अपने एफर्ट्स लगाएंगे, कुछ इनपुट डालेंगे, तभी तो आपको चाय मिलेगा। अब कोई है वो बना दे, वो बात अलग है। सपोज कि आप सभी लोग को बनाना है अकेले, तो आप पहले जाएंगे, कुछ इनपुट अपना उसमें ऐड करेंगे, कुछ डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि चीनी वगैरह, चीनी, चाय पत्ती, इन सब की ज़रूरत होती है, आप डालेंगे, तो वो चीज़ क्या हो रहा है? एक प्रोसेस हो रहा है ना। जो भी इनपुट वहाँ पे किया जा रहा है, जो भी इनपुट हो रहा है, वो एक प्रोसेस के दौरान हो रहा है, और प्रोसेस जिसके दौरान इनपुट में आवश्यक परिवर्तन हो जाता है। चाय बनाने का जो प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या होता है? चीनी, चाय पत्ती और जो भी सारे फ्लेवर्स हैं, ठीक है, अदरक वगैरह जो भी आप उसमें ऐड कर रहे हैं, उन सब का जो है प्रोसेस के थ्रू ही तो फ्लेवर क्या होता है? मिक्स हो जाता है। एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है, स्पेशल शुद्ध जो है आपकी अदरक वाली चाय, तो वो क्या होता है? एक प्रोडक्ट बन गया, वो आपको आउटपुट मिल गया। तो आई बात समझ में? यानी कि पहले इनपुट, यानी कि आपने उसमें चीज़ से मतलब जो भी ऐड करना था आपने ऐड किया, बनाने के लिए जो भी आपने बनाया, और प्रोसेस के दौरान जो भी परिवर्तन हुआ आपके इनपुट में, जैसे कि आपने ऐड करते ही क्या हुआ? वहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और लास्ट में फाइनल आपका रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट बन के आता है कि गर्मा गर्म टेस्टी प्योर अदरक वाली चाय, है ना। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि अदा, प्रदा और प्रक्रिया का क्या फंडा है। अब यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि हम पहली बात कि जो भी वस्तुएं हैं, जो मानवीय स्रोत हैं, ठीक है, तो ये इनपुट में हो गए, जिसके लिए हम क्या करते हैं? प्रणाली की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। जैसे आपको चाय बनाने के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं, तो जो आवश्यक होती हैं वही तो इनपुट है। उसके बाद से जिसके दौरान वो काम हो रहा है वो प्रोसेस हो गया, या फिर इनपुट में परिवर्तन हो रहा है वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और फाइनल जो आपका रिजल्ट निकल रहा है, फाइनल जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन निकलता है, वो हो गया आउटपुट। तो यही बस समझाना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, और इन्वायरमेंट की बात करें तो देखिए, जैसे जो सारे वातावरण में ये सारी प्रोसेस, अदा, प्रदा, प्रक्रिया, जो भी तीनों चीज़ें हो रही हैं, ये एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण में ही तो हो रही हैं। इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, इसका तात्पर्य क्या है कि भौतिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के परिवेश, जैसे कि जो भी कंडीशन है, ये प्रोसेस होने के दौरान इनपुट आउटपुट, इन सब के प्रोसेस के दौरान जो भी वहाँ पे वातावरण है, वो क्या हो गया? इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट,
ठीक है, आई बात समझ में। अभी अगर आपके दिमाग में अभी तक नहीं घुसा तो चलिए एक यहाँ पे देखिए डायग्राम है, इसके थ्रू हम सीखते हैं। अब देखिए ये अदा हो गया इनपुट, ये हो गया प्रक्रिया प्रोसेस, और ये हो गया प्रदा। अभी तीनों चीज़ें क्या हो रही हैं, एक इन्वायरमेंट में ही तो हो रही हैं। ठीक है, वैसे आपको याद हो जाना चाहिए कि जो पैरामीटर होते हैं सिस्टम के वो 4 प्रकार के होते हैं, एक अदा प्रदा और प्रक्रिया। ठीक है, और जो भी ये प्रोसेस होंगे वो एक इन्वायरमेंट में होता है, तो एक वातावरण को भी अपने तरफ से ऐड कर लीजिएगा। तो 4 होते हैं, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। आगे कुछ और देख लीजिए कि देखिए अदा में क्या क्या आते हैं, जो इनपुट होता है। चूँकि यहाँ पे हम लोग एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे चाय पत्ती चीनी ना ऐड करिएगा कि चाय पत्ती चीनी और ये सब, मजाक कर रही हूँ। देखिए अदा की बात करते हैं, इनपुट यानी कि विद्यार्थी आ जाएंगे इसमें, प्रशासन, शिक्षक, सामग्री, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के लिए, ये सारी चीज़ें जो है आपके इनपुट में आते हैं। प्रोसेस, प्रक्रिया में आपका औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल शिक्षा प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपका प्रोसेस में आता है। और फाइनल जो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जिन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है, प्रदा होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये थे टॉपिक, आई होप कि इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर शॉर्टकट में मैं बताऊं तो अभी तक मैंने बस इतना ही आपको बताया, यही डिस्कस हुआ था कि शैक्षिक तकनीकी के टोटल कितने उपागम होते हैं, 3 उपागम होते हैं। किसने बताया था, लुम्सडेन ने बताया था। पहला आपका हार्डवेयर उपागम हो गया, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर उपागम हो गया, तीसरा आपका सिस्टम अप्रोच हो गया। ठीक है, और जो हार्डवेयर उपागम है इसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो है उसे हम वो क्या कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड कहते हैं। एंड जो आपका सिस्टम अप्रोच है, प्रणाली उपागम, उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड कहते हैं। तो इतना ही तो मैंने बस सिंपल बता दिया। और ऐसे शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं। अगर मैंने तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाने की कोशिश किया था, लेकिन उससे भी अगर आप शॉर्ट बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और मज़ा भी आएगा आप सॉल्व करने में। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैंने वो भी याद रख लीजिएगा पैरामीटर का। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक तकनीकी तृतीय क्या है। फर्स्ट क्या है, हार्डवेयर, सेकंड क्या है, सॉफ्टवेयर, थर्ड प्रणाली उपागम। तो यही तो पूछा जा रहा है कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय क्या है, या उसके अंतर्गत कौन सा आता है, या किसे कहते हैं। तो प्रणाली उपागम को ही तो कहते हैं। तो आई बात समझ में, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सापेक्षिक तकनीकी किस उपागम को कहा जाता है। तो सापेक्षिक तकनीकी जो है वो आपके हार्डवेयर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए नीचे कि सिल्वरमैन ने, ठीक है, सिल्वरमैन ने जो है उन्होंने हार्डवेयर उपागम को सापेक्षिक तकनीकी कहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोमल शिल्प उपागम को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी किसने कहा। कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच की बात की जा रही है, को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी किसने कहा है। तो सिल्वरमैन ने। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज का बस क्वेश्चन मैंने कम रखा है क्योंकि टॉपिक था और टॉपिक को भी ज़्यादा मतलब समझाना था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मैंने नहीं ऐड किया है। नेक्स्ट जो कल क्लास अपलोड होगा इसका, उसमें आपको सारे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं था। देखिए निम्न में से कौन सा प्रणाली का प्राचल, देखिए प्राचल बोलते हैं पैरामीटर को, पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। अदा प्रदा प्रक्रिया शिक्षण के स्तर, तो इसको आप लोग बताएंगे ताकि हमें भी पता लगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो क्लासेस अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।